Hello and welcome to Officer PTR. We're discussing daily current affairs and news analysis. Let's see कि आज 17th of December के कौन से articles important हैं from UPSC point of view. So let's begin with the discussion. The first article is about India Vietnam. They have signed an agreement. तो देखेंगे कि इंडिया और वियतनाम के रिलेशन कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं एंड इन दोनों कंट्रीज़ ने किन इश्यूज़ पर एग्रीमेंट को साइन किया है. जो दोनों कंट्रीज़ हैं दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर डिजिटल इकोनॉमी, ताकि जो हमारी कंट्रीज़ हैं वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाए, ताकि जो हमारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम फाइनेंशियल डिजिटलाइज्ड इंक्लूसिव इकोनॉमी की तरफ हम चलते जाए. इसलिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए, डिजिटलाइजेशन पर फोकस करने के लिए इन दोनों कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट को साइन किया है. जो एग्रीमेंट है वो सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी को ही बूस्ट नहीं करेगा, इनफैक्ट आईसीटी को भी बूस्ट करेगा, दैट इज़ योर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ताकि जो ट्रेड है, कॉपरेशन है, वो भी अच्छे से हो सके, ताकि जो हमारा इंटरनेट का स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो. दोनों कंट्रीज़ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सीमलेस ट्रांजेक्शन हो, सीमलेस यहाँ पर यूज़ हो, ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई डिफ़िकल्टी ना आए. तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से एग्रीमेंट साइन हुए, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वियतनाम की लोकेशन कहाँ पर है, कौन सी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि यूपीएससी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है एंड वियतनाम न्यूज़ में है. तो लेट्स जस्ट गो थ्रू इट्स लोकेशन. जो वियतनाम है, दिस इज़ योर वियतनाम एंड ये आता है आपका साउथ चाइना सी को टच करता है. दिस इज़ योर साउथ चाइना सी. तो इसके लेफ्ट में वियतनाम है. और ये कौन से कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है? ये बॉर्डर कर रहा है इधर से कंबोडिया को, लाओस को एंड ऊपर चाइना. सो ये 3 कंट्रीज़ को बॉर्डर कर रहा है, चाइना, लाओस एंड कंबोडिया. आपको ध्यान रखना है थाईलैंड को बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं कर रहा, क्योंकि थाईलैंड अलग कंट्री है, वो इसके बॉर्डर को टच नहीं करता. और जो वियतनाम है एक तरह से कोस्टल स्टेट है जिसकी कैपिटल हनोई है. ओके, एंड वियतनाम के राइट साइड देर इज गल्फ ऑफ टोंकिन ऑल्सो. Okay, so just pause the video and go through the map once again, because this map is very important from UPSC point of view. Now next is about वीरा रानी अबक्का. अब ये वीरा रानी अबक्का कौन है, अब ये न्यूज़ में क्यों है, उनके बारे में हम देखते हैं. जो रानी अबक्का है उनकी कमेटी बनाई गई है इन्हीं के नाम से, उलाल वीरा रानी अबक्का उत्सव कमेटी, जो कि अब बात कर रहे हैं कि वीरा रानी अबक्का को हमें अवार्ड देना है. और ये अवार्ड दिया जाएगा अबक्का फेस्टिवल के दौरान, जो कि 21 दिसंबर को हेल्ड होगा. इस पर्टिकुलर जो फेस्टिवल है उसमें प्राइजेस दिए जाएंगे, अवार्ड्स दिए जाएंगे, और ये सिल्वर जुबली को भी मार्क करता है, और वीरा रानी अबक्का उत्सव. ओके, तो दिसंबर 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर सिल्वर जुबली भी है एंड बात की जा रही है कि इनको अवार्ड भी दिया जाए जो कि कैश कंप्राइज करेगा, एंड यहाँ पर कोई इनको अवार्ड भी दिया जाएगा. और ये अवार्ड कहाँ पर होगा, ये सेलिब्रेशन कहाँ पर होगा? ये होगा उलाल सिटी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर. अब देखते हैं कि कौन अवार्ड देगा. जो अवार्ड है वो भी उस लेडी को दिया जाएगा जिसने सब्सटैंशियल अचीवमेंट किया है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड कल्चर, जिसने जो मदर लैंग्वेज है उसको आगे बढ़ाया है. जैसे कल हम बात कर रहे थे कि हमारी जो लैंग्वेजेस है, ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस है, वो विलुप्त होती जा रही हैं, वो ख़त्म होती जा रही हैं. तो उन्हीं को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, उसको कंसिडर करके हम अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं. जो अवार्ड है वो ऐसी लेडी को दिया जाएगा जिसका टुल्लू बैकग्राउंड होगा, और जिन्होंने स्पोर्ट्स, आर्ट्स, सर्विस सेक्टर या कुछ और सेक्टर, रिसर्च से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड ऐसे सेक्टर्स में अगर कोई वुमेन इन्वॉल्व है जो टुल्लू बैकग्राउंड की है, उनको हम ये अवार्ड देंगे. बट पहले देखते हैं कि रानी अबक्का है कौन. जो रानी अबक्का है, शी वॉज द फर्स्ट तुलुआ क्वीन ऑफ उलाल डायनेस्टी, एंड इन्होंने पोर्टुगीज से भी लड़ाई की थी ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी. और कौन सी डायनेस्टी थी, कौन सी डायनेस्टी से रानी अबक्का बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे चौथा डायनेस्टी, जिन्होंने कर्नाटका के एरिया पर रूल किया था, और कर्नाटका को हम तुलुनाडु भी बोलते हैं. और जो कैपिटल थी डायनेस्टी की वो थी पुट्टिगी. जो टाउन था उलाल का वो इसकी सब्सिडरी कैपिटल के तौर पर काम करी थी. जो उलाल था ये आपका स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड था,
क्योंकि कोस्टल स्टेट थी। कोस्टल स्टेट का मतलब अगर कर्नाटका है इधर, तो अगर कोस्टल स्टेट है तो यहाँ से यू मीन ट्रेड आसानी से हो सकता है, ट्रेड आसानी से होगा। एंड सबसे पहले यहाँ पर पोर्टुगीज़ आए थे, पोर्टुगीज़ ने कब्जा करना शुरू किया था। तो पोर्टुगीज़ के लिए जो उलाल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट था और उन्होंने इसको कैप्चर करने की भी कोशिश की थी। बट जो क्वीन है उन्होंने 4 डिकेड्स 40 साल लगाए लड़ाई में और उसको कब्जा नहीं होने दिया, जो अपनी कैपिटल है वो नहीं जाने दी। इसलिए उनको बाद में रानी अभय के नाम से भी जाना गया। अभय मतलब बिना डर के, जो बिना डर के लड़ रही थी, क्योंकि उनकी ब्रेवरी थी जिसकी वजह से पोर्टुगीज़ जो कैपिटल है उसको अनेक्स नहीं कर पाए। तो इसलिए रानी अबक्का को हम याद कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट हाइतीज़ फ्रीडम सूप। तो ये जो हाइती फ्रीडम सूप है ये ऐसा दिखता है, यहाँ पर पिक्चर आपको दिख रही है। ये अब न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनेस्को ने इसको इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया है। कल भी हमने कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में देखा था जिसमें दुर्गा पूजा को एडअप किया गया था। तो आज हमें हाइती सूप को, जिसको फ्रीडम सूप भी बोलते हैं क्योंकि एक तरह से इंडिया की फ्रीडम को ये याद दिलाता है, इसलिए ये मार्क करता है। इस सूप का दूसरा नाम भी है, दैट इज़ जोमू सूप। आई मे बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट इसको जोमू सूप बोलते हैं, जो इसका दूसरा नाम है। और एक तरह से हाइतियन सूप के नाम से भी इसको जाना जाता है, बिकॉज इट इज़ फॉर हाइतियंस कम्युनिटी जो इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स है कि कैसे फ्रीडम सूप क्यों नाम में आया, क्या काम करता है, कैसे इसका बर्थ हुआ था। जो लोकेटेड है ये हाइती है, ताकि जो हमारे जो रीडर्स हैं वो पढ़ सके। यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है, एक तरह से एक्टिविटी के तौर पर ये लेकर आया गया था। नेक्स्ट इज़ अबाउट, देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है हाइती का फ्रीडम सूप। एक तरह से ये इंडिया की इंडिपेंडेंस को मार्क करता है, और ये सिर्फ सूप नहीं है, ये डिश की तरह यूज़ होता है, जो कि हीरो हीरोइंस की जो हाइती इंडिपेंडेंस है उनके जो ब्रेव सोल्जर्स थे, ब्रेव लीडर्स थे, हीरो हीरोइंस थे, उनको याद करने के लिए, उनको उनकी ब्रेवरी को याद करने के लिए ये सूप बनाया जाता है। और कैसे उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए फ़ाइट किया था और कैसे कितनी मुश्किल से फ्रीडम को अचीव किया था। और ये ऐसी एक तरह से सिंबल भी है, ताकि जो स्लेव्स थे, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, जब फ्रेंच के अंडर भी थे हाइती, तब वहाँ पर स्लेवरी थी, तो स्लेवरी से आज़ादी का भी एक तरह से प्रतीक माना जाता है कि हमारा जो सूप है ये प्रिपेयर किया जाता है ताकि जो स्लेव्स हैं वो हम उनको याद करें कि अब वो आज़ाद हो गए थे, और वो हुए थे 1804 में। और से जो हाइतीन्स है वो सेलिब्रेट करते हैं सूप को, जब कंज्यूम करते हैं तब वो सेलिब्रेट करते हैं कि या वी आर रिमेंबरिंग आवर हीरोज़, वी आर रिमेंबरिंग आवर हीरोइंस, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीडम के लिए लड़ाई की थी और अपना सेक्रीफाइस भी किया था। और ये ट्रेडिशनली ये चलता आ रहा है कि जो सूप है ये न्यू ईयर डे को बनाया जाता है, ताकि जो एनिवर्सरी है कि हमारा आज़ादी मिली थी हमें स्लेवरी से, ये उसको मार्क कर सके। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको याद रखना है कि जो हाइती सूप है ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में भी डाला गया था। कल हमने देखा था जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है ये कौन बनाता है? यूनेस्को प्रिपेयर करता है, जिसके अंदर हम इंटेंजिबल चीज़ों को डालते हैं, जहाँ पर सिर्फ आर्किटेक्चर या हम कोई मॉन्यूमेंट्स को नहीं डाल रहे, इनफैक्ट उन चीज़ों को डाल रहे हैं जो कि रिसर्च, ट्रेडिशन, स्पोर्ट्स, कल्चर, जो हमारे जो ट्रेडिशन है उसको इनरिच कर रहा है, जो हमारे एंसेस्टर का काम चलता आज भी चल रहा है, उस पर्टिकुलर चीज़ों को, उन पर्टिकुलर स्टोरीज़ को हम यहाँ पर एडअप करते हैं यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल लिस्ट में। पर्पस क्या है इस लिस्ट का? ताकि जो हमारा इम्प्रूवमेंट है, हमारे जो ट्रेडिशंस की विजिबिलिटी है वो और अच्छी तरह से निखर के आए, और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी पता चले, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। वो जो ये लिस्ट है ये कंप्राइज करती है, जहाँ से अरेबिक कैलीग्राफी भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, और इटालियन ट्रफल हंटिंग भी इसमें इंक्लूड है। कहने का मतलब है कि सिर्फ हम कुछ सूप्स को या कुछ ट्रेडिशंस को ही नहीं इंक्लूड करते, इनफैक्ट हम कैलीग्राफी जो हमारी राइटिंग है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। टू इटालियन ट्रफल हंटिंग, जो कि इटालियन में हंटिंग की जाती है, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। और जो सूप जोमू है ये हयातिन क्विजीन है, और ये स्पाइसी सूप होता है जिसको पंपकिन विंटर स्क्वैश के साथ बनाया जाता है। For the recipe you can always search the internet. Okay, so next is about women's marriage age to be 21. Now this is a very important
अमेंडमेंट दैट हैज़ बिन डन रिसेंटली, वुमेन की जो मैरिजेस थी पहले दैट वाज 18 ईयर्स ओल्ड, कि 18 साल के बाद ही वुमेन जो गर्ल है वो मैरी कर सकती थी, और जो बॉय की मैरिज एज है फॉर अ मैन टू गेट मैरिड दैट इज़ 21। तो अभी यहाँ पर इक्वल कर दिया गया है, वुमेन और मैन की दोनों की मैरिज एज 21 कर दी गई है। और जो टास्क फोर्स है ये कब से काम कर रही थी, 2020 जून 2020 से बनी थी, जो कि जया जेटली हेड कर रहे थे। तो वो भी रिकमेंड कर रहे थे कि जो वुमेन की एज है वो 21 की जाए, और एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, ताकि जो मैरिज एज है गर्ल्स की उसको हम री एग्जामिन कर सकें। और इस टास्क फोर्स का मेन एम ये था कि जो मिनिमम एज है वुमेन की जहाँ पर वो अपना फर्स्ट चाइल्ड को बर्थ देती है वो 21 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वुमेन 18, सपोज अगर हम 18 जो गर्ल की मैरिज एज है उस पीरियड में अगर वो बर्थ देती है चाइल्ड को, तो उसकी हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन उसको हो सकता है, उसकी जो हेल्थ है वो सफ़र कर सकती है। तो इसलिए ताकि उसकी हेल्थ ना सफ़र करे, इसलिए ये मैरिज एज को बढ़ा दिया गया है, 21 ईयर्स तक कर लिया गया है। क्योंकि जो वुमेन है इंडिया में उनमें आयरन डेफिशिएंसी है, वो अनीमिया से पीड़ित हैं, और उनमें जो माल न्यूट्रिशन है वो भी है, जिस वजह से उनकी हेल्थ बहुत सफ़र करती है। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, बच्चे के बर्थ के टाइम जो मदर की डेथ हो जाती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर कई बार जो बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है, जिसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं। न्यूट्रिशन लेवल भी बहुत कम है माँ में भी और बच्चे में भी। तो इसीलिए सब चीज़ों को अच्छे से स्टडी करके हमने जो मैरिज एज है उसको 21 यहाँ पर किया है। अभी जो बिल है ये किस किस एक्ट को अमेंड करेगा? ये 3 एक्ट्स को अमेंड करेगा, दैट विल बी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, हिंदूज मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, जहाँ पर जो नया प्रपोजल है उसके अकॉर्डिंग इसमें अमेंडमेंट्स किया जाएंगे। तो अब देखते हैं इस मूव का क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या सिग्निफिकेंस होगा। ऑब्वियसली अब इस पर्टिकुलर मूव से हमारी जो वुमेन की एज है डिले कर रहे हैं, तो इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, वुमेन के सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ सब पर पॉजिटिव असर आएगा। चिल्ड्रन, फैमिली और सोसाइटी के लिए भी ये बहुत अच्छा मूव है। और जो वुमेन है जो माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त है, जिसकी वजह से उनकी बाद में डेथ हो जाती है या बच्चे की डेथ हो जाती है, तो वो भी बच जाएंगे, और हमारी जो हेल्थ है, हेल्दी स्टेटस है वुमेन का, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स इस पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अगेंस्ट में है। वो कह रहे हैं कि हमने जब चाइल्ड मैरिज का प्रोविज़न था, लॉ बनाया था, तब भी चाइल्ड मैरिजेस कोई रुकी नहीं थी, तब भी जो हमारी चाइल्ड मैरिजेस थी वो बढ़ती जा रही थी। चाइल्ड मैरिजेस कब रुकना स्टार्ट हुआ? जब हमने 1990s में गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि वुमेन की जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो होना चाहिए, और उन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लेकर आए ताकि पॉवर्टी कम हो सके। तभी हमारी जो चाइल्ड मैरिज है वो कम हुई है, ना कि किसी लॉ की वजह से। तो ये एक्सपर्ट्स का कहना है। वो ये भी कहते हैं कि इससे क्रिमिनाइजेशन ऑफ मैरिजेस बढ़ेगा, जहाँ पर मैरिज का इलीगल वे से आप मैरिज करा रहे हो, 18 साल की जो वुमेन है उसका मैरिज करा रहे हो, तब ये बढ़ेगा। इसीलिए बोला जाता है जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर्टिकुलर मूव के अगेंस्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इज अबाउट तेलंगानाज न्यू रूल ऑन चाइल्ड लेबर। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अब स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पर निकाले हैं कि कोई भी जो बच्चा है 14 ईयर से कम उसकी एज है, वो हमें कहीं पर काम करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। अगर वो हमें कहीं दिख गया तो उसको स्ट्रिंजेंट पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। और जो पेनल्टी है वो यहाँ पर गिवन है कि अगर कोई 14 साल से उम्र के बच्चे को कम कहीं पर एम्प्लॉयमेंट करते हुए मिल गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी जेल की, जहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द रिजिडिटी ऑफ द प्रोविजन वो 6 मंथ्स भी हो सकती है और 1 ईयर तक हो सकती है। ऑल्सो फाइन भी होगा, दैट विल बी 20,000 to 50,000 रुपीज़। इसके लिए एक टास्क फोर्स भी बनाया गया है जो कि लेबर डिपार्टमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसके हेड होंगे डिप्टी कलेक्टर, जो कि मॉनिटर करेंगे कि क्या चाइल्ड लेबर मैनेज जो स्टेट है उसमें कम हुआ है। पूरा सुपरविजन डीसी जो कि डिप्टी कलेक्टर है वही करेंगे। अब देखते हैं कि क्या जो चिल्ड्रन है मूवीज सीरियल्स में काम कर सकते हैं, बिकॉज कुछ चिल्ड्रन हमारे मूवीज़, टेलीविज़न, बॉलीवुड में भी एम्प्लॉयड हैं। तो क्या वो अपना काम छोड़ दे? अगर हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर की, वो कहते हैं कि नहीं, अगर आपको काम करवाना है किसी सीरियल में या टेलीविज़न में या फिर मूवीज़ में, तो आपको डिप्टी कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर कुछ प्रोविजंस भी दिए गए हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि जो चिल्ड्रन है वो उसको तभी काम के लिए अलाउ किया जाएगा
अगर उसको हम सिर्फ 5 घंटे काम करने देंगे, जिसमें एक ब्रेक होगा 3 घंटे के बाद। और जो क्रू मेंबर है, वहाँ की जो टीम होती है, वो ध्यान रखेंगे कि जो चाइल्ड है उसकी सेफ्टी अच्छे से इंश्योर हो रही है जब भी शूटिंग चल रही है। ऑल्सो जो चाइल्ड है उसको बताया जाएगा कि आप शूटिंग अटेंड कर सकते हो, वो भी सिर्फ 27 डेज़ के लिए। अगर 5 बच्चों से ज़्यादा बच्चे शूटिंग में पार्ट ले रहे हैं, तब उनके लिए एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जो उसको सुपरवाइज़ करेगा कि क्या चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा। और इसमें ये भी प्रोविज़न है कि जो भी अमाउंट बच्चे को दी जाएगी उसके काम की, उसमें से 25% रेम्यूनरेशन बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा, ताकि जो इंश्योर्ड है वो उसको तभी अमाउंट मिलेगी जब वो मेजर हो जाएगा, दैट ही विल बी 18 ईयर्स अबव। जब वो 18 ईयर्स से ऊपर हो जाएगा तभी हम उसको जो 25% रेम्यूनरेशन हम सेव कर रहे हैं वो उसको दिया जाएगा। नाउ कुछ प्रोविजंस यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी हैं, कुछ प्रोविजंस यहाँ पर स्कूल प्रिंसिपल के लिए भी हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर पेरेंट्स को कहीं देख लिया कि अपने बच्चों को फोर्स कर रहे हैं काम के लिए, तो उनको भी एक्शन फेस करना पड़ेगा। जो पेरेंट्स हैं, नो डाउट वो असिस्टेंस हेल्प ले सकते हैं बच्चों की, बट उनकी एजुकेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो जो गाइडलाइंस है वो ये भी बताती हैं कि जो चिल्ड्रन है वो किसी डेंजरस वर्क में इंक्लूड नहीं होने चाहिए, जैसे कि कोई हज़ार्डस केमिकल इंडस्ट्री है उसमें काम नहीं करना चाहिए, कोयल इंडस्ट्री है उसमें काम नहीं होना चाहिए। तो जो हज़ार्डस हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें उनको काम नहीं करने देना, जैसे कोई रिटेल चेन है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अब स्कूल प्रिंसिपल के लिए देखते हैं, जो बोलते हैं जो उनके लिए गाइडलाइंस दिया गया है उसमें बताया गया है कि अगर कोई बच्चा 30 दिनों से ज़्यादा अपना स्कूल अटेंड नहीं किया, उसने क्लासेस अटेंड नहीं की बिना किसी परमिशन के, स्कूल प्रिंसिपल से बिना परमिशन के अगर वो एब्सेंट है, तब जो स्कूल प्रिंसिपल है वो जो वहाँ के कंसर्न ऑफिसर है उनके नज़र में ये मुद्दा उठाएंगे, उनको बताएंगे कि ये बच्चा गायब है, एंड उनको पता होगा कि ये बच्चा काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस तेलंगाना गवर्नमेंट लेकर आई है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड लेबर है वो कोशिश कर रहे हैं ये मेनेंस ख़त्म हो सके। डिस्पाइट हमारी कंट्री में हर बार ऐसा ही होता है, इतने सारे लॉज बनते हैं, इतने ज़्यादा प्रोविजंस गवर्नमेंट लेकर आती है, स्टिल कहीं ना कहीं लोग उसका लूप होल से का फ़ायदा उठा के बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। जैसे चाइल्ड मैरिजेज़ है वो भी कब से लॉ हमारा बन गया था, तब से कई बार हो भी जाता है। जो विलेजेस है वहाँ पर चाइल्ड मैरिज करा दी जाती है। यहाँ पर अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें, वो भी हमें यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ती है। चाहे वो बिहार है जो कि बहुत अंडर डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर के केसेस हमें मिलते हैं। ओके, so this is about today's session. I hope you like it, I hope you enjoy it. So don't forget to like, share and subscribe to this channel. And also अगर आपको कोई डाउट है और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो कुछ क्वेश्चंस को, then you can mail us at info@officerbitia.com. देन आपका जो आंसर है उसको वैल्यूएट किया जाएगा, आपको अच्छे से डिटेल में मार्किंग भी बताई जाएगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।